अपना घर है? इंडिया में ये सिर्फ एक सवाल नहीं होता, ये एक जजमेंट होता है। बचपन से हमें एक साइलेंट स्क्रिप्ट दी जाती है, पढ़ो, जॉब करो, सेटल हो जाओ, और सेटल का मतलब अपना घर। पर आज एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछते हैं, क्या घर लेना सच में सपना है, या वो सपना है जो तुम्हें दिया गया है? 90s में घर जरूरत था स्टेबिलिटी के लिए, 2000 में घर सक्सेस बन गया स्टेटस के लिए, और आज घर एक कमिटमेंट है 20 साल का। ईएमआई सिर्फ बैंक को नहीं जाती, ईएमआई आपकी फ्रीडम को, आपके चॉइसेस को, और कभी कभी आपके रिश्तों पर भी जाती है। फिर भी लोग घर लेते क्यों हैं? सिक्योरिटी के लिए, या सोसाइटी के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, या वैलिडेशन के लिए? और अगर आप घर नहीं लेते तो क्या आप इर्रिस्पॉन्सिबल हो, अनस्टेबल हो, या बस डिफरेंट हो? आज की बात सिंपल नहीं होगी, ये बात थोड़ी अनकंफर्टेबल होगी, क्योंकि आज हम सिर्फ ये नहीं पूछ रहे कि घर लेना चाहिए या नहीं। आज हम पूछ रहे हैं कि घर लेना सच में तुम्हारा डिसीजन था? हेलो सर, वेलकम टू द शो। सर, एक सिंपल सवाल है, अचीवमेंट और सक्सेस में क्या डिफरेंस है? देखिए, हमेशा तो हमें बताया गया है कि जो जिसका भी आपको सर्टिफिकेट मिले, मेडल मिले, शाबाशी मिले, मतलब आपने कुछ अच्छा किया है। बचपन से हर चीज़ के लिए कुछ अगर मिला है तो हमारी सक्सेस की कैटेगरी में आता है। करेक्ट। और अक्सर हम एकेडमिक सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं, वो सक्सेस मानी जाती है। तो अगर आप निजी जीवन में आइडेंटिफाई करेंगे तो सक्सेस का मतलब वो होता है आपके पास जितनी भी मेटेरियलिस्टिक चीज़ें आपने अर्जित करी, और उसके लिए डेफिनेटली आपने धन कमाया होगा, तो आप एक सक्सेसफुल इंसान की कैटेगरी में आ जाते हैं। मुख्यतः अचीवमेंट जो होता है ना, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। मतलब ये बड़ा ही पर्सनल टर्म होता है अचीवमेंट। मेरी नज़र में हो सकता है कि स्टेट लेवल में क्रिकेट में सिलेक्ट हो जाना अचीवमेंट है, और 10th में टॉप करना सक्सेस है। तो सक्सेस नॉर्मली कंपैरेटिव होती है, लेकिन अचीवमेंट हमेशा इंडिविजुअल होती है। ओके। सो बट व्हेन इट कम्स टू सक्सेस, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन सक्सेस ऑफ अ मैन एंड सक्सेस ऑफ अ वुमन? बुनियादी तौर पे कोई डिफरेंस नहीं होता। अब अगर आप स्कूल लाइफ को भी ऑब्जर्व करिए तो स्कूल लाइफ में गर्ल टॉप करे, बॉय टॉप करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बड़े ऐड देखते होंगे जब आजकल 10th के रिजल्ट्स आउट होते हैं, बोर्ड रिजल्ट्स, तो हेडलाइंस आती है, गर्ल्स रिजल्ट सरपासेस दी बॉयज़ रिजल्ट, ऐसे आप हेडलाइंस पढ़ेंगे। तो लड़के या लड़की या औरत या मर्द के बीच में कोई फ़र्क नहीं होता व्हेन इट कम्स टू सक्सेस। मैं ऐसा मानता हूँ कि औरत की सक्सेस को ज़्यादा एडमायर किया जाता है कि भाई विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए भी यहाँ तक पहुँची, या हम ये सब मानते हैं कि औरत के ऊपर करीब करीब जिम्मेदारियाँ थोड़ी ज़्यादा होती हैं विज़ एक आदमी के मुकाबले। तो उसको बड़ा सेलिब्रेट किया जाता है, बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है। लेकिन अगर आप कोर में उतर के देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लड़के और लड़की की सक्सेस में। एक सोसाइटी में एक आदमी का सक्सेस की परिभाषा क्या है? तो बड़ा बुलसाई क्वेश्चन है ये। देखिए, हमारी तो नर्चरिंग जो होती है ना, वो हम लोग ना, मारियो गेम खेला है आपने? जी। हम लोग वो मारियो हैं जो डिफरेंट स्टेजेस पार करते हुए फाइनली ड्रैगन से मिलेगा। पर हम हर रोज़, हर महीने, हर साल ड्रैगन से मिलते रहते हैं। करेक्ट। एक नया ड्रैगन हमारे सामने खड़ा रहता है। करेक्ट। तो आदमी की सक्सेस है ना, उसका पैमाना तय होता है जब उसकी शादी की बात चलती है। तब जब उसको खंगाला जाता है तो ये पता किया जाता है कि उसके पास क्या क्या है। और सक्सेस ऑफ अ मैन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बैंक बैलेंस। सक्सेस ऑफ द मैन इज द क्वालिटी ऑफ जॉब। द सक्सेस ऑफ अ मैन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द quality of education, and definitely the success of a man lies what materialistic things you do have. Okay. Then I mean, buying house is directly proportional to success of a man or achievement technically. देखिए, मैं एकदम से तो बात नहीं बोलना चाह रहा था, पर ये बात बिल्कुल सच है कि अगर आपने घर खरीद लिया है तो आपको ये समाज तो ये तमगा दे देता है कि आप एक, चलो अब आप सक्सेसफुल हैं, अब ये मान लिया गया है। तो ये मानने के लिए आपके पास गाड़ी, घोड़ा और मकान होना चाहिए।
होना चाहिए। अगर आपके पास ये है, स्पेशली मैं आदमी की बात कर रहा हूँ, ये समाज ने ऐसा ताना बाना बुना है कि आपको उस जगह ला के खड़ा कर दिया है कि आप कितने अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं वो मायने ही नहीं रखता, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। पर अगर आपके पास मकान है तो आप उस कैटेगरी में आ गए हैं कि आप उस समाज के लिए सक्सेसफुल माने जाएंगे और रोल मॉडल भी होंगे कि देखो 28 की उम्र में उसने मकान खरीद लिया, ये एक रोल मॉडल की तरह आपके सामने परोसा जाता है। मगर अगर मकान खरीदना इतना ही इम्पोर्टेंट है तो नर्चरिंग, डिस्कशन या डिसीजन मेकिंग पे कभी बचपन से सिखाया क्यों नहीं जाता? देखिए कैसा है ना, हम हमेशा ग्रे में बात करते हैं। हम हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स को बदनाम कर रखा है कि पॉलिटिक्स में जो लोग हैं या जो पॉलिटिशियंस हैं वो ब्लैक एंड वाइट में नहीं बात करते, वो ग्रे में बात करते हैं। लेकिन आप अपने घरों में भी देखेंगे तो लोग ग्रे में बात करते हैं। बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है तो कभी भी उससे बात नहीं कह दी जाती कि एक दिन तुम्हें अपना घर खरीदना है। और इल्यूजन में एक लड़का जो है बहुत लंबे समय तक आधी अधूरी ज़िंदगी जीता है, जब उसको ये रियलाइज़ ही नहीं होता कि उसे घर भी खरीदना है। फिर अचानक से 27 की उम्र में, 28 की उम्र में चर्चा गर्म हो जाती है परिवारों में कि यार घर कब ले रहे हो। या तो शादी हो चुकी होती है फिर ये दबाव बनना शुरू होता है, या फिर पहले घर लो ये दबाव बनना शुरू होता है। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा फेलियर है, क्योंकि अगर आपको यही कराना था तो इसकी नर्चरिंग बचपन से होनी चाहिए। उसकी प्लानिंग, उसका डिस्कशन, उसके लिए इंटरेस्ट, उसके लिए पाथ क्रिएट करना, ये सब आप सिस्टमेटिकली कर सकते हैं। पर यहाँ पर लड़के को पूरी तरह से इंडिपेंडेंटली छोड़ दिया जाता है। और मैं आपको बहुत दावे से बोल रहा हूँ ये दबाव कभी लड़की पर नहीं होता। तो जो आप मुझसे थोड़ी देर पहले एक सवाल पूछ रहे थे कि सक्सेस ऑफ मेन और विमेन में क्या फ़र्क होता है, आप परिवारों में सुनिए, आप समाज का छोड़िए, आप परिवारों में सुनिए। कितनी बार आपने ये स्टेटमेंट अपने घर में सुना होगा, एक पेरेंट अपनी बेटी से बोल रहा है कि तुम अपना घर कब लोगी। इम्पॉसिबल है ये कुछ। आप नहीं सुनेंगे ये बात। लेकिन शादी के बाद यही पेरेंट्स अपनी बेटी से वो सवाल पूछते हैं, तो दबाव किस पर है? दामाद पे। आप फर्क देखिए, शादी से पहले लड़की पे दबाव नहीं है कि तुम अपना घर कब ले रही हो, और मैं जनरल केस की बात कर रहा हूँ। लेकिन शादी के बाद यही पेरेंट्स अपनी बेटी से पूछते रहेंगे कि भाई घर कब ले रहे हो, और वो सवाल बेटी किससे पूछेगी जाके? अपने हस्बैंड से। और लड़के पे दबाव तो ये पैरेलली चलता रहेगा। तो अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी ने काफ़ी सर्कस बना रखा है बच्चों की लाइफ को। सर एक टर्म है ओनर, साइकोलॉजिकली वो कितना इम्पैक्टफुल है या डिसइम्पैक्टफुल है? अगर इस समाज में ये शब्द किसी भी इंसान को इम्पैक्ट कर दे रहा है तो हम मानसिक रूप से विकलांग है। मैं स्टेटमेंट दोहरा दे रहा हूँ, अगर ये शब्द ओनर किसी भी इंसान को ये महसूस करा रहा है कि वो बहुत अच्छा और बहुत बेहतर है या समाज में उसने कुछ अर्जित किया है, तो हम मानसिक रूप से विकलांग है। क्योंकि इस मेटरिस्टिक चीज़ को लेकर अगर वो इस रुआब में है कि उसने कुछ अचीव कर लिया है, तो मैं बड़ा उसको निम्न स्तर का इंसान मानता हूँ। आपके पेरेंट्स अपने ज़िंदगी में बहुत समय तक टेनेंट रहे होंगे। इस देश में अमूमन हर इंसान कभी ना कभी टेनेंट रहा होगा, करेक्ट? तो ये आपका कोई अचीवमेंट नहीं है। बहुत अच्छी बात है आपने घर ले लिए, बधाइयाँ हैं आपको इस चीज़ के लिए। लेकिन ओनर अगर आपको वर्ड, और सोसाइटी में बहुत मैं देखता हूँ प्रिवेल कर रहा है, जो ओनर्स हो गए हैं वो ऐसा डील कर रहे हैं टेनेंट्स के साथ कि आपको लगेगा कि भाई इसमें कौन सी ऐसी उपलब्धि हो गई है आज मेरे पास नहीं है, या मेरा भी घर है किसी और शहर में पर नौकरी के लिए मैं इस शहर में हूँ। तो आप इस ढंग से कैसे सोसाइटी में डील कर पा रहे हो? तो इट्स अ सेंस ऑफ फेलियर, नथिंग एल्स। सो आई फील द मेंटल ग्रोथ इज डेफिनेटली हैज टेकन अ टॉस। मगर ये फेटिश क्यों है इंडियंस में खासकर कि अपना घर चाहिए ही चाहिए? क्या होता है, ये होता नहीं है, ये भरा जाता है। लेकिन मैं थोड़ा डिसएग्री कर रहा हूँ, ये भरा जाता है सोसाइटी के अंदर। घर लेना है, घर लेना है, घर लेना है, घर लेना है, ये बताए। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज जस्ट बिकॉज टू शो ऑफ इन द सोसाइटी। अगर तुमने 600 स्क्वायर फीट का घर लिया है तो तुम्हारे समाज में कोई नहीं बोलेगा तुमने 600 स्क्वायर फीट का घर लिया है, वो बोलेंगे घर लिया है। लेकिन तुमने अगर 2000 स्क्वायर फीट का घर लिया है तो बोलेंगे उस लड़के ने 2000 स्क्वायर फीट का घर लिया है, सिर्फ घर नहीं लिया है। कितना संकुचित सोच है, कितना छोटी मानसिकता है। ये क्यों है? क्योंकि हिंदुस्तान एक गरीब देश रहा बहुत समय तक, रोटी कपड़ा मकान की जद्दोजहद रही। जब उससे निकल तो उससे गए, लेकिन सोच तो नहीं बदल पाए। तो अगर आपके को ये बताया जा रहा है तो ये इसका मतलब ही है कि वो सोच में फीड किया गया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि मकान लो, दैट गिव यू अ सेंस ऑफ फ्रीडम, दैट विल गिव यू सिक्योरिटी। और ये आयरॉनिकल है कि जो जेन अल्फा है ना, उसको घर नहीं लेना है, वो ट्रैवल कर रहा है, वो एक्सप्लोर कर रहा है, वो अपने आप को बांध नहीं रहा है। इसके हम टेक्निकल एस्पेक्ट में बाद में बात करेंगे, पर ये बिल्कुल फीड किया, जिसमें सबसे ज़्यादा सफ़र अगर किसी ने किया है तो वो मिलेनियल्स हैं। कोई राइट एज है घर लेने की? 55 साल। क्यों ऐसा?
इसको समझना पड़ेगा। देखिए, घर से आप हैं कि आपसे घर है? हमसे घर है। करेक्ट, चलिए आपसे घर है। अब आप बताइए 28 साल की उम्र में आप एक घर लेते हैं, और अमूमन आज की डेट में घर जो है वो 60-65 लाख 70 लाख से ठीक ठाक सा घर जो हम बात करते हैं लेने की अगर आप कोशिश करें। अब एक बात बताइए, 27-28 साल की उम्र में आप घर ले रहे हैं और अब आप वहाँ से निकल नहीं पा रहे क्योंकि आपने घर ले लिया है, मतलब आप सेटल हो गए। हमारे देश में सेटल की परिभाषा क्या होती है? घर ले लिया, पढ़ाई पूरी, शादी हो गई, घर हो गया, बच्चा हो गया, सेटल। अब सेटल होने का मतलब होता है कि अब आपको अनसेटल नहीं होना है। तो जब आप घर आपसे है, आप घर से नहीं हैं, तो आप घर को निभाने के लिए उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। उस चार दीवारी की जो आपने जगह ली है, उसके चक्कर में आपने अपने करियर का बहुत कुछ एस्पेक्ट छोड़ दिया। जबकि मैं ऐसा मानता हूं कि कोई भी घर आदमी को इमोशनली बांध देता है, कितना भी प्रैक्टिकल होके वो घर ले, पर वो अगर उसका पहला घर है तो इमोशनली बंध जाता है। और बंधने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो बहुत सारे दुनिया का हिस्सा छोड़ देता है। आप EMI के बोझ में होते हैं, आप इमोशनली ट्रैप्ड होते हैं, आप उसके अंदर ही सुख ढूंढते रहते हैं, और आपको जो जीवन मिला है वो बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए मिला था। एक घर ने आपको बांध दिया। इसलिए मेरा ऐसा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि 55 साल की उम्र सबसे बढ़िया उम्र होती है घर लेने की। 28 से 55 के बीच में खूब घूमिए, पैसा बनाइए, सेव करिए। जब आप 50 पार कर जाएं तब आप ये सोचिए कि अब मुझे कहाँ सेटल होना है, यार अब मुझे यहाँ जाना है। आप कई बार दोस्त सुनेंगे दोस्तों से कि कोई पहाड़ों में जाना चाहता है, कोई जंगलों में जाना चाहता है, कोई फार्म हाउस बनाना चाहता है, एक बार ये हो जाए तो मैं बार वहाँ जाके सेटल होऊंगा। कोई होम टाउन जाना चाहता है, वो वहाँ नहीं रहना चाहता जहाँ वो रह रहा है, बाकी सब जगह वो जाना चाहता है। और जहाँ वो रह रहा है वो किसका घर है? वो उसका घर है। तो क्या वो घर उसने दबाव से लिया या चुनाव से लिया? ये सवाल उसे खुद से पूछना चाहिए। करेक्ट। नहीं तो बाकी सपने नहीं होते ना। क्यों ऐसा है कि जिस घर में आदमी है वो ये बोल ही नहीं पा रहा है, यार अपन यहीं सेटल होंगे, यहीं रहेंगे, मन ही नहीं है, मन ही नहीं लग रहा आपका। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट द क्वेश्चन सेज व्हाट्स द राइट एज। स्ट्रॉन्ग एडवाइस टू ऑल द पीपल आउट देयर। खूब घूमिए, ट्रैवल करिए, शफल करिए, हसल करिए, और जब आप इस सबसे हो जाए आपका तो आप बोले यार वहाँ चल के अब सेटल होंगे। तो 55 की उम्र में घर लीजिएगा और फिर जैसे मना है वैसे जिएगा। सर एक बात तो हो गई कि रिश्तेदारों से या पीयर प्रेशर के इसमें आप घर लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज क्या लगता है आपको अदर एलिमेंट्स क्या होंगे जिनके वजह से लोग घर लेते हैं? बचपन से यार आपको डाल दिया ना उस ग्राइंड में, कंपैरिजन और कंपटीशन में। मैं आपको अपने एक दोस्त की कहानी सुना देता हूँ, छोटी सी एकदम। मैंने घर लिया, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ आपको कि मैंने घर लिया और मैंने 100 रुपये पे घर लिया। आप मानेंगे नहीं, वो मेरे घर आता रहा, घर की दीवारें, घर का टाइल, स्क्वायर फीट सब नापता रहा, समझता रहा, करता रहा। अल्टीमेटली उसने जाके 99.99 रुपये का घर लिया। अच्छा, इम्पॉर्टेंट ये नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये उसने मुझे बताया कि भाई मैंने उतने का ही घर लिया है जितने का तुमने लिया है। आप मानसिक विकास समझ रहे हैं? एजुकेटेड आदमी, आप मानसिक विकास का अंदाज़ा लगाइए। तो समाज में लोग घर से आपको ये बताना चाह रहे हैं कि वो आपसे कितने बेहतर है, स्टेटस सिंबल बना। और इसमें आपको मैं आयरनी बताता हूँ कि समाज कितना दोगला है। अगर आप पैसे वाले हैं और आप रेंट पे हैं तो आप स्मार्ट हैं, क्योंकि दुनिया ये शक नहीं करी जब चाहे तब घर ले सकता है, पर नहीं लिया। देखो कितना कैलकुलेटेड है। हाँ। और वो आदमी आपको कैलकुलेशन समझा दे और आप मान जाएंगे क्योंकि आप उसकी औकात जानते हैं। लेकिन अगर आप खाली हैं और आप घर नहीं ले पा रहे तो आप फेलियर हैं। तो लोग कई बार शब्दों से नहीं जताएंगे, वो इनडायरेक्टली आपको जता देंगे। किस चीज पे? उस मेटेरियलिस्टिक चीज पर जो उनके साथ जाने वाली नहीं है। मर के जाएंगे तो लेके तो नहीं जाएंगे। तो रुआब किस चीज का है? उस ईंट के मकान का, पत्थरों के मकान का, जिसका आप शो ऑफ कर रहे हो। तो जो बचपन से कॉम्पिटिटिव और कॉम्पिटिशन से, और अक्सर ये उन लोगों के साथ ज़्यादा होता है जिनको खुद से उम्मीद नहीं होती कि ज़िंदगी में हासिल कर लेंगे। जिसको पता होता है ना उसको फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए मेरा सबको एडवाइस रहता है कि आप इस जंजाल में बिल्कुल ना पड़ें। आप ट्रैवल करें, घूमें, दुनिया समझें, लोगों से मिले, बेहतर इंसान बने और फिर चॉइस करें। बिल्डर्स और मार्केटिंग कंपनी कितना रोल प्ले करती है? अरे बच्चा है तू मेरा। आजकल आप प्रमोशन में देखेंगे तो ये यूज हो रहा है, बच्चा है तू मेरा। एडवर्टाइज ड्रीम होम के नाम पर आप, तो देखिए आप तो बहुत दूर चले गए, बिल्डर कम्युनिटी की बात कर रहे हो।
एक आदमी ने कहा कि खाना गरम गरम खाने बाहर क्यों जाना है, मैं घर भिजवा देता हूँ। आपको चाहिए था घर पे? नहीं, पर जोमेटो आया। आ गया। फिर आपने कहा रे 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 वो धनिया ख़त्म हो गई है, चाय की पत्ती ख़त्म हो गई है। अब सोसाइटी इतनी बड़ी बड़ी बनी हुई है कि नीचे पैदल उतर के जाना मुमकिन नहीं, तो उतरेंगे, बाइक निकालेंगे, जाएंगे, लेके आएंगे, बहुत टाइम लग रहा है। जेप्टो ने कहा मैं देता हूँ ना। मैं देता हूँ ना। फिर आपने बोला देखो बाई नहीं आ रही, अरे बाई से ही कोऑर्डिनेट कर रहे हैं आप सुबह शाम तक। तो एक कंपनी आई जिसने बोला नहीं, 99 रुपये में बाई आएगी और मटर छील के चली जाएगी। आप अपंग होने तक की लिमिट तक जाने को तैयार बैठे हैं। तो बिल्डर ने आपको घर नहीं लेना था, आपने, आपके परिवार ने, किसी ने देखा होर्डिंग, अच्छा लग रहा है, आप चले गए देखने। जिसके पास घर नहीं होता ना, आप उससे उसकी अहमियत समझिए जो इमोशनल होके घर देखता है। आजकल नहीं हो रहा, आजकल घर इमोशनल होके नहीं होता, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। समय बदल गया। लेकिन बिल्डर कम्युनिटी एड्स बहुत रोल प्ले करता है आपको पकड़ने के लिए और आपको ये बताने के लिए जो आपको चाहिए भी नहीं था, अब आपको वो चाहिए। तो आपके अंदर वो ड्रीम पैदा करता है, तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जो आपका सवाल है उसका डायरेक्ट आंसर यस। होर्डिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन पुटिंग अ सीड इन योर हेड कि तुम्हें घर चाहिए। टेनेंट शब्द से सर साइकोलॉजी कैसे चेंज हो जाती है? अशिक्षित लोग हैं, टेनेंट्स की कोई राइट नहीं है। आप सोसाइटीज़ में देखते होंगे तो ओनर्स के व्हाट्सएप ग्रुप बने होते हैं, उस पर टेनेंट एडिड नहीं होते ओनर्स ग्रुप पे, और ये कहा जाता है कि टेनेंट्स के कोई राइट नहीं। अब यार राइट टेनेंट या ओनर के नहीं होते, इंसान के होते हैं। उसमें कोई भेड़ बकरी नहीं रह रहे, इंसान रह रहे हैं जो रेंट पे कर रहे हैं, रिस्पेक्टफुली रह रहे हैं, एग्रीमेंट करा के रह रहे हैं, राइट। तो ये शब्द ही कितना बेमायने है कि, और कई बार आप सुनते हैं कि और भी लॉजिकल बातें, सोसाइटी में बहुत न्यूसेंस हो रहा है बिकॉज ऑफ द टेनेंट्स। कैसे पता? ये वही वाली बात होगी, सोसाइटी ने अपना एक फरमान जारी किया हुआ है कि डॉग्स आर नॉट अलाउड। ये तो चैप्टर ही सर, ये तो हम अलग बात कर सकते हैं इसके ऊपर, घंटों बात हो सकती है। पर आप इससे मानसिक विकृति का अंदाजा लगाइए कि जब आप बोल दे कि टेनेंट्स हैज नो राइट्स, इंसान के तो राइट्स हैं, टेनेंट कोई जात है क्या? कहाँ जा रहे हो? और ये मैक्सिमम जानते हैं कि इनके साथ होता है, जो 60-65 के बाद रिटायर होकर बैठे होते हैं ना सोसाइटी में, जो कमिटी में बैठे होते हैं, और इनको सुनने के लिए जो 45 साल की जनरेशन पीछे खड़ी होती है और उनके पीछे 35 वाले खड़े होते हैं, ये सब ऐसे ही करप्ट होते हैं, लॉजिक ही जगह पे नहीं है। तो टेनेंट शब्द का मतलब होता है कि आप भी कभी टेनेंट थे। फिर आप सुनेंगे बैचलर्स आर नॉट अलाउड। ये तो जैसे कि सोसाइटी में जितना आदमी रह रहा है वो कभी बैचलर नहीं था, और वो अपने होम टाउन से लिख के किसी और शहर में जाके उस कभी रेंट पे नहीं रहा। मतलब ये अपने घर से जब 18 की उम्र में निकलेंगे तो शादी करके निकलेंगे, क्योंकि उनको पता था कि बैचलर को फ्लैट नहीं मिलेगा, तो हम शादी करके जाते हैं। आप अंदाजा लगा रहे हैं, आप क्या करते हैं? आपने बैचलर को फ्लैट दिया, आपकी भी तो औलाद होगी, किसी और शहर में काम कर रही होगी, किसी और देश में काम कर रही होगी, उसको भी ऐसे लात मार के भगा देते कि बैचलर नहीं अलाउड है, तो क्या करते हैं आप? कितना इर्रेशनल बात कर रहे हो आप। आपने बैचलर को फ्लैट दिया, बैचलर की वजह से न्यूसेंस क्रिएट हुआ, आपने नोटिस दे दिया, पहले एक वार्निंग दी, 2 वार्निंग दी, फिर आपने नोटिस दे दिया, खत्म। देयर इज अ प्रोसेस टू इट। टेनेंट हैज नो राइट। तो आप ओनर, टेनेंट, तो बेसिक, तो आप कैसे पीस एक्सपेक्ट करो कि पीस प्रिवेल करेगा जब आप आपस में जुड़ ही नहीं पा रहे और ओनर और टेनेंट में बटे हुए हो? तो बाद में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब तो बाद में आएंगे, डॉग है कि नहीं, ये सब तो बहुत बात की बात है। सो आई फील बैड फॉर द सोसाइटी वेयर टेनेंट हैज़ नो राइट्स और आप उसको साइलेंटली बाय कर लेते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ यू आर इन माइनॉरिटी एंड दे आर इन मेजॉरिटी। दे आर नॉट द ओनर ऑफ योर लाइफ, दे आर जस्ट द ओनर ऑफ दैट bricks, correct, which holds the roof, nothing else. Millennials, Gen Zs and Gen Alpha, what has made the mind shift when it comes to buying house with them? देखिए, अब मिलेनियल्स तो उस एरा से निकल के आए हैं जब वाकई मैक्सिमम लोग जो थे वो रेंट पे थे, ठीक है। घर भी थे तो नाम के थे, क्योंकि जॉइंट फैमिलीज थे, स्पेस नहीं था बहुत ज़्यादा, ठीक है, पैसे भी नहीं थे। कई बार आप ये समझिएगा कि नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे जो जॉइंट फैमिलीज होती हैं उसका जो मेजर रीज़न होता है वो होता है फाइनेंशियल बर्डन। करेक्ट। सो आय उतनी ज़्यादा नहीं है तो क्योस चलेगा पर अलग नहीं रह सकते, ठीक है, बहुत क्योस होता है। आई कम फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, तो मैं देखता हूँ वहाँ पर कि ये घरों में ये बहुत प्रिवेल करता है, झगड़े हो रहे हैं,
रिलेशनशिप बहुत ख़राब हो चुके हैं पर कोई घर से निकल नहीं रहा है नहीं क्योंकि फाइनेंशियली वाइबल नहीं है. तो मिलेनियल्स हैड दिस वन थिंग इन देयर माइंड दैट वन डे विल स्टेप आउट एंड वी हैव टू बाय आवर ओन हाउस. तो क्योंकि उनके पास खुद की छत नहीं थी तो उन्होंने वो कमी महसूस करी है. तो पहले सबसे पहली जनरेशन जो आई वो जो हमारे से मिलेनियल से ठीक पीछे वाली जनरेशन है, उन्होंने फोकस किया रोटी कपड़ा और मकान पे, क्योंकि ये तीनों ही नहीं था. उससे पीछे चले जाएंगे तो उन्होंने फोकस किया रोटी कपड़ा पे, मकान का तो सवाल ही नहीं. और उससे फिर चले जाएंगे तो रोटी पे. करेक्ट. तो रोटी हुआ, फिर रोटी कपड़ा हुआ, फिर रोटी कपड़ा मकान हुआ, फिर हुआ अपना मकान. तो मिलेनियल्स आ गए अपना मकान. जब आप जेंजी की बात करते हैं तो वो लग्जरी में आ गया कि अब घर इसलिए नहीं लेना है, घर चाहिए एक बेहतर जीवन के लिए और बेहतर घर चाहिए. तो आपके पास एक चॉइस आई लग्जरी वर्ड की. घर लेना प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा घर लेना है. और जब हम जेन अल्फा की बात करते हैं तो फॉर देम इट्स एन इन्वेस्टमेंट. अगर उनको लगा नहीं तो क्यों मार्केट क्या बोलेगा, इन्फ्लेशन क्या बोलेगा, इकोनॉमी क्या बोलेगी, ये लोकेशन कितना ग्रो करेगी, स्टैट्स क्या बोलते हैं, ऐसी 50 चीज़ों का एनालिसिस करके फिर वो सोचते हैं घर लेना चाहिए या नहीं. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपके दिमाग में यही होता है कि कल को अगर ज़रूरत पड़ी तो क्या मेरा मकान बिक सकता है कि नहीं. विल आई बी इन अ पोजिशन टू हैव अ लिक्विड विद मी, लिक्विड मनी विद मी. सो दिस इज हाउ द थिंग्स चेंज फ्रॉम मिलेनियल टू जेनजीज टू जेन अल्फा. Do you think buying house is a complete journey or it is one stop shop? इट्स अ वेरी पेनफुल जर्नी. इट्स नॉट अ ईजी जर्नी. जिन्होंने घर लिया है और जैसे उसको निभाया है या निभा रहे हैं सिर्फ वही जानते हैं. आदमी मकान के साथ जो सबसे अच्छी चीज़ अपने साथ ले आता है, जिसकी कोई वैल्यू कोई नहीं करता, उसे स्ट्रेस बोलते हैं. करेक्ट. अच्छा पढ़ा लिखा, अच्छी आय कमाने वाला इंसान अक्सर 1-8 करोड़ का मकान ले लेता है. कुछ नहीं करके 50-60 लाख की EMI रख लेता है. 60-65 हज़ार की EMI वो पे करता है. आप सोचिए इतने अनस्टेबल मार्केट के अंदर नौकरी का जाना कितना बड़ा तनाव उसकी लाइफ में ला सकता है. क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स हैं, मेडिक्लेम्स हैं, एक्सपेंसेस हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, दवाई खर्चा है, EMI है, और भी EMI होती हैं, और भी चीज़ें आप EMI पे लेके रखते हैं. तो मुझे लगता है कि मकान जो एक चीज़ है जो आदमी लेता है वो एक जर्नी कवर करता है, वो वन स्टॉप सोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि उसकी कोई मदद नहीं करता. वो खुद ही करता है. उसको सब खुद करना है. मकान लेना क्यों है ये दिलाने के पीछे के लिए पूरा समाज आपके साथ आ जाएगा. तो आई थिंक जो इट्स अ कंप्लीट जर्नी फ्रॉम द इट्स अ वेरी पेनफुल एक्सपीरियंस वंस इफ़ यू आर इन द ग्राइंड ऑफ पेइंग द EMI. तो मुझे लगता है जर्नी है. It can be painful, it is not, but if it is directly proportional to the EMI, then it is stressful journey. Give us one piece of advice for the people who are actually planning or in the process of planning to buy a house. See, मेरा ऐसा बड़ा strong suggestion रहेगा कि the first focus should be is your work, and before work it should be your health. देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप रेंट पे रह रहे हैं. रेंट पे रहने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. करेक्ट. आपको मेंटेनेंस नहीं पे करना, आपको सोसाइटी में इन्वॉल्व नहीं होना, ठीक है. आपको जब तक मन करे तब तक आप रहिए, फिर नया घर ले लीजिए. IKEA ऐसी कंपनी आ गई हैं जो आपकी मदद करती हैं, 1.5 लाख रुपए में पूरा घर सेट कर देती हैं. फर्नीचर क्वालिटी ऐसी है कि 2 साल भी यूज़ कर लिया तो हो गया, आप मूव आउट कर सकते हैं. कहीं आपको सामान खरीदने की ज़रूरत नहीं है. टिल यू आर ऑन रेंट, कोई ज़रूरत नहीं है. आराम से रहिए. जिस दिन आपको लगे कि नाउ आई हैव 80% मनी विद मी टू बाय अ हाउस and I'm okay to take 20% of the loan, then you think of buying. And as I told you a few minutes back, buy a house only when you think I want to settle down here and I'm happy here. Then you work on the plan. Don't think of buying a house on the heavy EMI. ये सोच के लीजिएगा कि अगर नौकरी चली गई तो ये लोन उतारने की क्षमता मेरे पास अगले 6 महीने में है. उस नौकरी के भरोसे लोन मत लीजिएगा जो आज है और शायद कल नहीं हो. So it is very, very important to buy a house when you are absolutely sure that I am going to settle down here, because you have 1000 options in the market to get a great investment and great returns. देखिए एक ज़माना था जब मकान से रिटर्न बनता था, ठीक है. लेकिन आज बहुत सारे ऑप्शन है जहाँ आप पैसा बना सकते हैं. मार्केट आपको 12-14% का रिटर्न दे देता है, which is far better than the rental income. Correct. तो my advice is that when you have 80% of the money with you, then only you should buy a house. Sir, coming to the last question, sir.
And I think the most important one, who all are the culprits who forces people to buy a house? देखिए क्या होता है, हमारे यहाँ बहुत बड़ा रोल जो है सोसाइटी में वो पेरेंट्स और सोसाइटी दोनों प्ले करते हैं। लगातार बताया जाता है घर में कि अपना घर ले लीजिए। अब आपको मैं इसकी बहुत बड़ी आयरनी बताता हूँ। जिस बच्चे के पास ऑलरेडी घर है, मतलब जो अपने पेरेंट्स के साथ रहा और पेरेंट्स के बाद अपना घर है, उसको हमेशा ये मन में रहा या रहा होगा लड़के को कि यार मुझे घर लेने की ज़रूरत नहीं, मेरे पास ऑलरेडी घर है। करेक्ट, इट्स वेरी लॉजिकल। बट एट द एज ऑफ 26, 27, 28, the son suddenly come across the fact that the parents are saying you should buy your own house. What is the meaning of the word buying your own house? He always felt that I already have a house, so why to buy another house? So look at the mindset of the people in the society. How people become so practical. Where you lived your life with emotions, suddenly a practical statement comes in front of you. And now the son is being forced to buy a house where he never wanted to buy a house. He was living his life with the clarity that I already have a house. क्या ज़रूरत है, उसको बेचेंगे या खरीद लेंगे। सेकेंड थिंग इज, सडनली आप रियलाइज करेंगे घरों के अंदर ना कंपेरेटिव माइंडसेट प्रिवेल करने लगता है। इन अ सेंस कि दामाद जी ने घर ले लिया तो लड़के को बताएंगे, लड़के ने घर ले लिया तो बेटी को बताएंगे, एक भाई ने घर ले लिया तो दूसरे बेटे को बताएंगे। तो क्या होता है, इतना ज़्यादा आप बच्चे को कॉर्नर करने लगते हो कि उसको लगता है इसको लेके ख़त्म करो। या कोई यार दोस्त आएंगे जो आपके इंडायरेक्टली आपको बताने लगेंगे कि यार अब तो घर ले लो, अब तो ये कर लो, अब तो घर ले लो। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम है कि हर कोई आपके गृह प्रवेश आने को तैयार बैठा है, हाँ। लेकिन कंट्रीब्यूशन कोई नहीं करेगा। तो सब आप पे गृह प्रवेश में आ जाएंगे, लेकिन आपकी उस बोझ को कैसे कम किया जाए उसका प्लान किसी के पास नहीं है। So the irony is that if you give a freedom and a choice to the person, I think less than 50% people out there who will be interested in buying a house and who are very happy the kind of life they are living. देखिए दौर बदल गया है। हम लोग के पेरेंट्स के टाइम में कोई एजेंट नहीं हुआ करते थे, कोई ऑनलाइन नहीं कुछ हुआ करता था, तो लोग सोसाइटी में बोल देते थे, सोसाइटी मतलब मोहल्लों में कि कोई घर खाली हो तो बताइएगा। और उसमें जो ओनर और टेनेंट होते थे वो हर महीने आमने सामने मिलते थे। तब कोई एग्रीमेंट नहीं होता था। आपको वो दौर नहीं याद होगा, म्यूचुअली आपको वो दौर नहीं याद होगा, कोई डिपॉजिट नहीं होता था। आके मिले और ओनर जो होता था वो 2-4 सवाल पूछता था, कहाँ नौकरी करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, अच्छा कितने बच्चे हैं। तब एक कैंपेन चला करता था, हम दो हमारे दो। करेक्ट, कितने बच्चे हैं, अच्छा ठीक है तो आप ले लो, 1 तारीख से रेंट ये रहेगा। अब उस दौर में आदमी रेंट देने जाता था, आदमी मैन ऑफ द हाउस सैलरी आने के बाद रेंट देने और बोलता था, और भाई साहब चाय पे बात होती थी तब रेंट पे होता था। आप लेवल ऑफ इंटरेक्शन देख रहे हैं, रिश्ता बनता था। सिर्फ रेंट देने नहीं गए हैं, बातचीत हो रही है, पानी हो गया, मिठाई खिला दी, चाय वाय समोसा हो गया, रेंट हो गया, ये होता था, रिलेशनशिप था। अब वो नहीं है, अब वो नहीं, अब तो सब एजेंट हैं, एग्रीमेंट है, ऑनलाइन है। क्यों? समय नहीं है। सो हम जो जर्नी कवर करके आ रहे हैं ना, वो इस पॉइंट पर खड़े हो गए आके कि एवरीथिंग हैज़ बिकम अ स्टेटस। पहले वो स्टेटस की बात नहीं थी, पहले वो थोड़ा बुरा लगता था कि कोई रेंट मांगने आ रहा है, तो वो अजीब लगता था। अब तो कोई रेंट नहीं मांगने आ रहा, ऑनलाइन डिपॉजिट करिए, लोग मिलते तक नहीं है। हाँ। तो ज़बरदस्ती दिमाग में वो फीड कर दिया गया है। एंड अनफॉर्चुनेटली ये समझना चाहिए कि इफ़ अ मैन इज़ नॉट इन द पोजिशन, वी शुड नॉट फोर्स द मैन। Be more sensitive towards your child and be more sensitive towards people and be more sensitive towards those people who call themselves tenant and the owners who make them feel that you don't have any rights. This is very unfortunate. True. Thank you, sir. Thank you so much. I mean, it has been a very, eye-opening conversation, and I hope our audience is able to now understand when to buy the house and don't force anyone. बदलाव चाहिए तो बोलना पड़ेगा, इसीलिए तू बोल।